हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम अभी तक जो है मेटल्स के बारे में एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है हम कवर कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाइए और हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर फ्लो रहेगा, चैप्टर फ्लो रहने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जिसमें से हम देखने वाले हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से एक जो मेन रिएक्शंस होते हैं उसमें से हम पढ़ने वाले हैं। आज हम मेटल्स की रिएक्शन एयर के साथ कराएंगे। ओके, सो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। ओके, सो ये जो है हमारे आज के लेक्चर का मेन टॉपिक होने वाला है। इन दो टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम अच्छे से डिटेल में कवर कर रहे होंगे। ओके, सो अगर आपने अभी तक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर करा है। यहाँ तक कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं हमने वो भी कवर किए हुए हैं। ओके, सो आप हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं इसके लिए। तो ठीक है, आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। ओके, तो चलिए पहली हेडिंग डालते हैं अपनी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। देखिए, हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट हम जो हैं सही से मेटल्स को और नॉन मेटल्स को फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर जो है हम उनको क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है कि मेटल को और नॉन मेटल को, वन सेकेंड, यहाँ पर मैंने मैटर लिख दिया है, सॉरी, मेटल्स। ओके, सो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये आपकी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमें अच्छे से क्लासिफाई करके देती हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। ओके, यानी कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर हम क्लियरली ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा दिया गया एलिमेंट, ये हमारा मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ओके, सो हम यहाँ पर लिखते हैं केमिकल properties are related to reactions। once again यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, related to chemical reactions of metal with different सब्सटेंसेस। यानी कि हमारे जो मेटल हैं वो अलग अलग चीज़ों के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पर जो है हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। ओके, तो जिस वजह से क्या होता है, हमारे लिए इजी हो जाता है किसी भी एलिमेंट को क्लासिफाई करना। ओके, सो दीज प्रॉपर्टीज़ are more accurate to classify any element into metals or non-metals than physical properties
क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारी जो होती हैं ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि इनको जो है हम बाहर से ऑब्ज़र्व करते हैं, और बाहर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बाहर की चीज़ों से जल्दी इफ़ेक्ट हो जाती हैं। यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हमारा एनवायरनमेंट, हमारा टच, हमारा जो भी इधर उधर की सराउंडिंग्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती हैं। ओके, सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्यूरेट रहती हैं किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं मेटल्स की रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहली हम कराएंगे मेटल की रिएक्शन एयर के साथ। 1 सेकेंड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, अब देखिए रिएक्शन जो है हम मेटल की एयर के साथ करा रहे हैं। अब यहाँ पर हम एयर में तो बहुत सी गैसें होती हैं ना, क्योंकि गैसें, एयर जो होती है, हवा जो होती है हमारी, वो कई गैसों का एक मिक्सचर होती है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे समझा देती हूँ एयर के बारे में। एयर जो होती है ये हमारी मिक्सचर होती है ऑफ मैनी गैसेस। तो अब बताइए, आपको मैंने एयर के साथ रिएक्शन कराने को बोला, आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? क्योंकि उसमें तो नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। इसलिए क्या है कि हम जो हैं एयर से रिएक्शन कराने का मतलब होता है कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं मेटल की। ओके, यानी कि जहाँ पर भी आपको दिया हो कि हमने इस एलिमेंट की या इस सब्सटेंस की रिएक्शन एयर में कराई है, तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि आपने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है। ओके, क्योंकि हम क्या करते हैं, उस एयर में से जो है हम जो है ऑक्सीजन को फिल्ट्रेट कर लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी आपकी रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस की एयर के साथ कराई जाए, वहाँ पर आपको क्या लेना है, आपको वहाँ पर ऑक्सीजन समझना है उसे। ओके, यानी कि आप उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन लेकर कराएंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर अगर हम मेटल्स की रिएक्शन की बात करें ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, तो क्या होता है कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है वो आपका आग में जलता है, हवा में, यानी कि एयर में जो है ये आग पकड़ लेता है। ओके, एंड इसकी जो फ्लेम होती है वो आपकी डिजलिंग वाइट कलर की होती है। हम जो हैं अब हमने जब 10th का स्टार्टिंग करी थी तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस वाले में कि जो मैग्नीशियम होता है वो आपका हवा में, यानी कि एयर के साथ रिएक्ट करके जो है ऑक्साइड बनाता है, जो कि डिजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम जो होता है वो आपका डिजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेते हैं दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, यानी कि वो जो है हवा में जलने लगता है विद अ dazzling वाइट फ्लेम। ओके, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो आपका, देखिए मैग्नीशियम जो है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। यानी कि मेटल जो है, मेटल आपके यूजुअली रिएक्ट करके ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो हम अपनी इस मेन स्टेटमेंट को लिख लेते हैं जो कि हमारा इस रिएक्शन का फॉर्मेट होने वाला है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन with oxygen to form metal oxide। यानी कि जब भी आप मेटल की रिएक्शन जो है आप ऑक्सीजन से कराओगे तो वहाँ पर आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा। हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर मेटल प्लस ऑक्सीजन, 1 सेकेंड, मेटल प्लस ऑक्सीजन gives you metal oxide। ओके, सो ये जो है हमारी इस रिएक्शन का फॉर्मेट रहने वाला है। यानी कि हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें मेटल ऑक्साइड मिल रहे हैं।
तो हम जो है यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम एक दो मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के देख लेते हैं ना कि किस तरीके से बनते हैं। चलिए हम मेटल्स में कॉपर ले लेते हैं। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर कॉपर लिया है, उसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई है, तो हमें क्या मिल रहा है, इसका ऑक्साइड मिल रहा है CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, जो कि आपका ब्लैक कलर का होता है, इसलिए हम इसको ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ओके, कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो आपका ब्लैक कलर का होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें ये इक्वेशन दी गई है, केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस नहीं है। तो हमने आपको बैलेंस करना सिखाया है केमिकल इक्वेशंस को, फर्स्ट चैप्टर में हम ये चीज़ सीख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक आपको नहीं आता है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, तो प्लीज़ आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो है हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 हैं, बट यहाँ पर जो है 1 है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वही हम इसको जो है कॉपर को बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी जो है बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये हमने जो है कॉपर की रिएक्शन कराई है। कॉपर की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन से कराई तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का था। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम को ले लेते हैं, वो भी तो मेटल है आपका। एल्यूमिनियम ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करा दी, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है उसका फार्मूला Al2O3 होता है। ध्यान रहे कि आप जैसे जैसे नई नई चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो आप जो है ये फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले हैं, सिंबल हैं, इनको याद करते चलें। जैसे एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है उसका फार्मूला Al2O3 होता है। ओके, सो ये चीज़ें आप याद करते चलें। चलिए हम इसे भी जो है, इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले ऑक्सीजन को लेते हैं। इधर 3 है, इधर 2 हैं, तो हमें इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब एल्यूमिनियम इधर 4 हो गए, तो हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है हमारी ये इक्वेशन बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा मेन फोकस ऑक्साइड्स पर है, ना कि इक्वेशन की बैलेंसिंग पर। तो वो मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं बता सकती। ओके, सो कॉपर इस तरीके से जो है हम मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और हमें जो है इधर ऑक्साइड्स मिलते हैं। ओके, अब देखिए मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसा कि हम पहले लेक्चर में भी ये जान चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं नेचर में, है ना। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है। बट अब देखिए ये बेसिक इन नेचर हो गए, ये हमने कैसे पता किया था बेसिक इन नेचर की बात, हमने जो है मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन अलग अलग तरीके से, जैसे एसिड के साथ कराई, फिर बेस के साथ कराई। तो इस तरीके से हम जब रिएक्शंस कराते हैं तो हमें पता चलता है कि किसके साथ ये सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है एंड किसके साथ नहीं दे रहा है। तो जिसके, अगर देखिए अगर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं तो ये हमें सॉल्ट एंड वाटर देता है, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या लिखेंगे हम, दैट मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, यानी कि अगर हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करा दी तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है एंड वाटर मिलता है। अब ये रिएक्शन हमारी क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर यहाँ पर क्या होगा, बेसिक होगा, है ना, क्योंकि एसिड एंड बेस ही तो रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं हमें। सो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं नेचर में। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं जो आपके बेसिक नेचर भी दिखाते हैं और एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं, यानी कि वो आपके बेस के साथ भी रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर दे देते हैं एंड वो जो है आपके एसिड के साथ भी रिएक्शन में जो है सॉल्ट एंड वाटर दे देते हैं। तो इस टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर पाए जाते हैं। तो आइए हम उनके बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है। बट some oxides show both acidic and basic nature, यानी कि ये जो है आपके एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं। इनको एक नाम दिया गया है जो कि है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। These are called
इसको मैं अलग पेन से लिखती हूँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखिए एम्फो वर्ड जो होता है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को एक जगह पे नहीं रख सकते, मतलब वो उसकी क्वालिटीज़ बीच में लाई करती हैं, वहाँ पर जो है हम ये एम्फो वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे ऑक्साइड्स हैं ये वाले, ये ना ही एसिडिक हैं ना ही बेसिक हैं, ये दोनों का ही काम कर रहे हैं, ना ही ये केवल एसिडिक है ना ही ये केवल बेसिक है, ये दोनों का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो है इनको जो है हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल में हमारा यही आ गया जो हमने अभी देखा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ओके। और हमारा यहाँ पर आ जाता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO, ओके, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर रिएक्शन करा के देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो दोनों चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट कर लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं। ओके, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड reacts with एसिड एंड बेस, दोनों के ही साथ ये रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले Al2O3, चलिए इसकी रिएक्शन हम कौन से एसिड से कराएं? सबसे पहले HCl ले लेते हैं। HCl से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। AlCl3 बन जाएगा एंड आपका H2O बन जाएगा। ओके, H2O बन जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ओके, अब इसको आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है इस रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। इस तरीके से आप जो है इसको बैलेंस कर सकते हैं, बाकी आप खुद सीखिए। ओके, Al2O3 6HCl जो होता है ये रिएक्ट करके यहाँ पर जो AlCl3 मिला है हमको, ये होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक टाइप का सॉल्ट होता है। ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि ये हमारा सॉल्ट है एक टाइप का। चलिए मैं नाम भी लिख देती हूँ इसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमें सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो Al2O3 है ये हमारी बेसिक नेचर में है। बेसिक नेचर यहाँ पर शो कर रही है क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट करके हमें सॉल्ट एंड वाटर दे रही है। अब हम इसी की रिएक्शन जो है, अब हम इसी की रिएक्शन किसी बेस से करते हैं। बेस हम कौन सा लेंगे? वही अपना फेमस बेस NaOH। अब इससे रिएक्शन जब कराते हैं तब हमें मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फार्मूला होता है NaAlO2। ये होता है, ये भी आपका एक टाइप का सॉल्ट ही होता है, सॉल्ट, जिसका नेम क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और हमें यहाँ पर वाटर मिलता है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बेस है, यहाँ पर ये आपको सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका Al2O3 है ये हमारा एसिडिक नेचर शो कर रहा है, यानी कि अब यहाँ पर जो है हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल सामने है कि Al2O3 जो है वो आपका बेसिक नेचर भी शो कर सकता है, एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है। सो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर जो है ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके, सो इस टाइप से जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्शन कर दिखाते हैं। ओके, अब देखिए बहुत से जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, पानी में जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं हैं आसानी से, लेकिन जो भी डिज़ोल्व करते हैं पानी में वो दोबारा हमें एल्कलीज बना के देते हैं। ओके, एल्कलीज बना के देते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं? वो बेसेस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला पॉइंट भी अपना लिख लेते हैं, that most metal oxides are insoluble in water. Most metal oxides are insoluble in water, यानी कि ये जो है वाटर में soluble नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं जल्दी, लेकिन but some of these dissolve in water and form
एल्कलीज, एल्कलीज को बनाते हैं ये, ठीक है, जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब एल्कलीज क्या होते हैं ये भी हम पहले जान चुके हैं, ये होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। अब कौन कौन से ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि हमारे डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, उनका हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें आ जाता है हमारा सोडियम ऑक्साइड एंड आपका जो है यहाँ पर आ जाता है पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दो जो होते हैं यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये दो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये एल्कलीज बना देते हैं। इनकी भी चलिए हम रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहले हम Na2O की रिएक्शन कराते हैं, सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या क्या मिल सकता है, कौन सा हमें बेस मिल सकता है। हमें यहाँ पर NaOH मिल सकता है, NaOH बनाता है ये। अब हम इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम K2O की रिएक्शन कराते हैं यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड की। जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है KOH। ऑलराइट, इनका दोनों का जो है हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। ओके, सो इस टाइप से जो है ये आपके वाटर में डिज़ोल्व होकर के हमें एल्कलीज प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जो सारे मेटल्स होते हैं वो सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं सेम रेट से। ओके, अब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी मेटल्स, जैसे आपका सोडियम हो गया, जैसे अगर हम बात करें कि सोडियम जो है वो जिस रेट से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जितनी जल्दी या जितना धीरे रिएक्ट करेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा पोटेशियम भी उतने ही रेट से, उतनी ही स्पीड से रिएक्ट करे। ऐसा नहीं होता है। हर जो मेटल होता है उसकी रेट जो होती है वो रिएक्टिविटी की ऑक्सीजन से डिफरेंट होती है। तो हम अपना ये नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट ऑल मेटल्स do not react with oxygen at the same rate। ओके, सभी जो होते हैं वो अलग अलग शो करते हैं अपनी एक्टिविटी के हिसाब से। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन। टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत ही वाइग्रेसली जो है वहाँ पर रिएक्ट करते हैं। यानी कि अगर हमने इनको खुले में ऐसे छोड़ दिया तो ये खुले में भी ये आग पकड़ लेते हैं, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये फैक्ट लिखना यहाँ पर ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, दैट आपका सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट वाइगरसली, दैट they can even catch fire when left open। यानी कि अगर हमने इनको खुले में छोड़ दिया तो ये वहाँ पर जो है हवा में आग पकड़ लेंगे, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो इसी से हम इन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके बचाव के लिए हम इन्हें केरोसिन ऑयल में जो है डाल देते हैं, उसमें रखते हैं ताकि ये जो है हवा के कांटेक्ट में ना आ पाएँ। सो वी कीप दीज in kerosene oil to protect them।
हम जो हैं इन्हें, केरोसिन क्या होता है, मिट्टी का तेल जो हम घर में जो है चीज़ें जलाने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कभी आग वगैरह जलानी पड़ जाती है तो हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, सो केरोसिन ऑयल जो होता है वो इन्हें हवा के कांटेक्ट में आने से बचाता है। सही है। देखिए और क्या होता है, एक चीज़ ये होती है कि जो हम नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर कोई चीज़ ज़्यादा टाइम तक खुले में रहती है, कोई चीज़ ज़्यादा टाइम तक आपके हवा के संपर्क में या फिर नमी के संपर्क में रहती है तो उसके ऊपर से एक लेयर जम जाती है जो कि ऑक्साइड की ही लेयर होती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ऑक्साइड बना तो ऑक्सीजन की ही रिएक्शन से रहे हैं ना, हम तो यहाँ पर ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करा के बना रहे हैं ना, तो हवा में तो ऑक्सीजन ही है, तो जो है वो मेटल को अगर हमने खुला छोड़ दिया तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है जो कि होती है ऑक्साइड की लेयर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, दैट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल are covered with thin oxide layer, ओके, यानी कि इनके ऊपर जो है एक थिन ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करती है ताकि इनका और ज़्यादा ऑक्सीडेशन ना हो सके। ओके, यानी कि हम ये भी लिख लेते हैं, ऑक्साइड लेयर जो होती है ये प्रोटेक्ट करती है, विच प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल के फर्दर ऑक्सीडेशन को जो है ये रोक देती है। अब यही प्रोसेस को अगर हम एल्यूमिनियम के उसमें देखें तो एल्यूमिनियम के मामले में इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें नाम दिया गया है। जैसे अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन में इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पर वो ऑक्सीजन और नमी के साथ रिएक्ट करके लोहा जो होता है वो अपने ऊपर जंग लगा लेता है। ओके, सो ये भी पॉइंट हम लिख लेते हैं। The formation of oxide layer on aluminium is called anodizing process। anodizing process, इसमें भी सेम चीज़ होती है, बस एल्यूमिनियम के ऊपर होती है। ठीक है, उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है उस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और वो कौन सी ऑक्साइड है उसका क्या फॉर्मूला है ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। होता क्या है कि जो कॉपर होता है हमारा, जब हम उसको जलाते हैं, जैसे हमने उसको गर्म किया तो वो जलता नहीं है, उसके ऊपर से बस क्या होता है कि एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है ऑक्साइड की, यानी कि जब हमने उसको गर्म किया तो वो जलता है ही नहीं, बस गर्म मेटल के ऊपर जो है उसमें एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल is coated with a black colored layer of oxide। ये हम अभी ऊपर ही देख चुके हैं कि कॉपर का जो ऑक्साइड होता है उसका कलर ब्लैक होता है, जिसको हम ब्लैक ऑक्साइड बोलते हैं। और अगर हम सबसे कम रिएक्टिव मेटल की बात करें तो वहाँ पर हमारा सोना और चांदी आते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा भी देते हो तब भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो हैं अपने एकदम सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, वो बोलते हैं मैं ऐसे नहीं रिएक्ट करने वाला। ओके,
सो हम लिखते हैं यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट react with oxygen even at high temperature। इनको जो है अगर आप थोड़ा सा गर्म भी कर देते हो तो भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये एकदम सुप्तावस्था में होते हैं। और इसीलिए जो है ये हमें हमारे नेचर में जब ये खानों से निकाले जाते हैं तो हमें ऐसे ही ये जो हैं ये हमें जो है प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। क्या? सिल्वर एंड गोल्ड। अब देखिए प्योर फॉर्म से मतलब ये नहीं है कि ये हमें बिल्कुल एकदम शुद्ध मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इनमें भी जो है कूड़ा कंकड़ बालू पत्थर ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिक्स होती हैं, वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। बट ये है कि सिल्वर एंड गोल्ड जो होता है ये हमारा किसी ऑक्साइड, सल्फेट, क्लोराइड इनके फॉर्म में नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो है उस टेम्परेचर पर जो है रिएक्ट ही नहीं करता है, ना ऑक्सीजन से करता है, ना सल्फेट से करता है, ना ही क्लोरीन से करता है। ओके, तो ये जो है ये हमारा आज का था। इस तरीके से जो है मेटल्स जो होते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर से इसकी रिएक्शन के बारे में, वाटर से मेटल की रिएक्शंस के बारे में। ओके, सो ये लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। बाय।